देखिए अब देखते हैं बहुपद क्या होता है। हमने बीजीय व्यंजक देख लिया, अब देखते हैं अपन बहुपद, जो कि अपने में मोस्टली टॉपिक दिया गया है, इसी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की संभावना होती है। तो देखिएगा, बहुपद यानी जब बहुत सारे पद हो जाते हैं किसी में तो वो बहुपद कहलाता है। जैसे कोई बीजीय व्यंजक है 3x² - √5y। अब देखिएगा ये एक पद है, ठीक है, और ये दूसरा पद है, तो इसमें एक से ज़्यादा पद हो गए तो इसको क्या कह सकते हैं अपन, बहुपद के रूप में कह सकते हैं, ठीक है। और भी इसमें पद हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ मैं कर दूँ x/, कुछ भी कर सकता हूँ, तो इसमें कितने पद हो गए, एक से ज़्यादा पद हो गए, तो इसको अपन बहुपद कहेंगे। अब चलते हैं आगे। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मैं आपको सिर्फ थोड़ी जनरल के लिए, मतलब थोड़ी सी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अब देखिए इसमें आते हैं दो प्रकार के, एक चर वाले बहुपद और दो चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद कौन से होते हैं, तो एक चर वाले वो बहुपद होते हैं जिसमें केवल एक चर होता है, समझ रहे हो ना, जिसमें अगर चरों की संख्या देखी जाए तो वे एक होती है। जैसे 9x² + 3x, इसमें क्या है कि एक चर है, मतलब देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यानी चर कितने हैं, एक है। पद दो जरूर हैं लेकिन चर कितने हैं, एक। दूसरा आता है दो चर वाले बहुपद, जिसमें चर कितने होंगे, दो होंगे, यानी जो वेरिएबल होंगे अपने वो दो होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपके लिए लिख दिया 4ab। अब देखिए ये भी चर है और b भी चर है, तो इसमें कितने चर हो गए, दो चर हो गए, तो ये हो गया दो चर वाला समीकरण। और ये एक चर वाला, क्योंकि चर क्या है, x है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर बाई कर देता तो ये दो चर वाला हो जाता, इसीलिए यहाँ पे x है और इसीलिए एक चर वाला समीकरण है। यहाँ दो चर वाले में आप और भी लिख सकते हैं, जैसे x + y लिख सकते हैं, तो x हो गया, y हो गया, तो ये कितना हो गया, दो चर वाले समीकरण। एक ये चीज़ आती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक चर वाले और बहुपद और दो चर वाले बहुपद कैसे आप अलग कर सकते हैं। तो इस चीज़ को याद रखें, आपको तो चर देखना है। चर क्या होता है, x, y, z, a, b, c, क वगैरह कुछ भी हो सकता है होने को, तो जो अचर हो, मतलब जो संख्या नहीं है वो एक चर है, और इस चीज़ को आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए ये कोई बहुपद है, इस बहुपद में अगर x है तो इसका मतलब वो एक चर वाला बहुपद है। अगर किसी में x के साथ y भी है, a के साथ b भी है, या x के साथ a है, कुछ भी है, तो वो कैसा हो जाएगा, दो चर वाला, अगर उसमें दो प्रकार के चर हैं तो, ठीक है। तो ये हो गए अपने बहुपदों के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं, एक चर वाले बहुपद और दो चर वाले बहुपद। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, अब देखते हैं अपन घातों के आधार पर कि घातों के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। तो वो होते हैं तीन प्रकार, जिसमें पहला है रेखिक बहुपद, जिसको कहते हैं अपन लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा है द्विघात बहुपद, जिसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा है त्रिघात बहुपद, जिसको कहते हैं अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखिएगा ये किस प्रकार से होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। रेखिक बहुपद, तो रेखिक बहुपद वो बहुपद होते हैं जिनमें अगर किसी बहुपद की घात देखी जाए, यानी बहुपद है कोई, मान लीजिए कोई बहुपद है x + y, ये कोई बहुपद है। इस बहुपद में या तो ये चर या ये चर, कोई भी चर हो, उस चर में सर्वाधिक घात, देखिए इसकी घात कितनी है, यहाँ पे एक है जो दिख नहीं रही, इसकी घात भी एक है जो दिख नहीं रही है। तो अगर इनकी उच्चतम घात एक है, उच्चतम घात अगर एक है तो वो रेखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, a + b + c। अब ये है तो इसमें सभी की घात एक एक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक रेखिक बहुपद हो गया। क्योंकि देखिए ये क्या हो गया, एक रेखिक बहुपद हो गया, क्योंकि इन दोनों की घात क्या है, एक एक है। इस बात को हमेशा याद रखें कि अगर घातें एक एक हैं तो इसका मतलब है कि वो रेखिक बहुपद होगा। अब देखिए, अब चलते हैं द्विघात बहुपद की तरफ। अब देखिए, अगर ये उच्चतम घातें जो हैं, इसकी एक है और इसकी एक है, अगर ये द्विघात बहुपद होगा तो इसका मतलब है कि इसकी जो उच्चतम घातें होंगी वो कितनी हो सकती हैं, दो। कैसे, मैंने लिखा आपको x² + x + 2। अब देखिए चर, देखिए चर, इसमें घात इसकी एक है और इसमें घात इसकी दो है, तो इसका मतलब उच्चतम घात कितनी हो गई, दो, इसलिए ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया।
इस चीज़ का हमेशा याद रखें कि उच्चतम घात होनी चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए इन दोनों में एक ही घात है उच्चतम, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर कर देता तो फिर ये द्विघात बहुपद बन जाता, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं होगा। अब चलते हैं त्रिघात बहुपद की तरफ। तो त्रिघात बहुपद वे बहुपद होते हैं जिनमें किसी चर की उच्चतम घात है वो 3 होनी चाहिए, ठीक है, या एक क्यू के रूप में होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि 8/q + 4। अब देखिए ये एक बहुपद है, ठीक है। इस बहुपद में देखिए बाई की घात कितनी है, 3 है, यानी एक नहीं है। अगर एक होती तो रेखिक हो जाता, 2 होती तो द्विघात हो जाता, 1 से 3 से 2 से अधिक है, अगर 2 से अधिक है तो उसको हमेशा त्रिघात बहुपद कहेंगे जिसमें कि घात कितनी है, 3 है, ठीक है। इस चीज़ को याद में रखना। और यही अपने तीनों के तीनों हैं, उसी प्रकार से दे रखे हैं अपने लेवल में, इनसे बड़ा लेवल नहीं दे रखा है और ना ही एग्जाम में आते हैं। अब देखते हैं हम समान पद और असमान पद। क्या होते हैं समान पद और क्या होते हैं असमान पद। देखिएगा क्वेश्चन ज़्यादातर आता है वो इसी बेसिस पे आता है क्वेश्चन जो बनेगा वो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समान पद क्या होते हैं और उसके बाद आपको पता होना चाहिए असमान पद क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपके लिए लिखा 9x²y, ठीक है। दूसरा लिखा मैंने 3xy² और लिखा मैंने आपके लिए 8xy। देखिएगा इन सभी में आप एक चीज़ कॉमन, जब चारों को अपन देखेंगे तो एक चीज़ अपन को नज़र आती है कि देखिएगा इसमें भी x² है, इसमें भी x² है, इसमें भी x² है और इसमें देखिए आगे पीछे कर दिया है लेकिन x² ही है। इसलिए ये सब कैसे हो गए समान पद। चाहे अचर जो पद है वो अलग अलग हो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो चर पद है ना वो समान होनी चाहिए। अगर यहाँ पे बाई की घात 1 है तो इन सभी में बाई की घात 1 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे x की घात 2 है तो इन सभी में x की घात 2 होनी चाहिए, तभी ये पद आपस में समान पद कहलाएंगे, अन्यथा नहीं कहलाएंगे, ठीक है। अब असमान पद कौन से हो जाएंगे तो देखिएगा मैं लिख दूँ यहाँ पे 9x² और साथ ही मैं इसके लिख दूँ 9x² देखिए यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे बाई की घात 1 है, यहाँ पे बाई की घात 2 है। इसका मतलब ये आपस में सेम नहीं है, ठीक है। यानी ये कैसे हैं असमान पद है और ये कैसे हैं समान पद। देखिए इस चीज़ का आपको फ़ायदा कब मिलेगा, अगर वो आपसे ये कह देता है कि आप दो पदों को जोड़िए। मान लीजिए वो आपको कह देता है कि 9x² + 10x + 3x² इसको जोड़ना है। तो आपको पता है कि x² इसमें है, x² इसमें है, तो ये आपस में जुड़ सकते हैं, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। इस चीज़ को आप विशेष तरीके से ध्यान दें। इसलिए इन दोनों को तो अपन कहेंगे समान पद और ये जो पद है वो इसके साथ कैसा रहेगा, असमान रहेगा। इस चीज़ को याद रखें और इन्हीं चीज़ों में ये चीज़ें काम आती हैं। अब अपन देखते हैं कि बीजीय व्यंजकों को किस प्रकार से जोड़ते हैं और किस प्रकार से घटाते हैं। मैंने जो आपको अभी बताया है, अगर वो आपको कॉन्सेप्ट याद है कि किस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं, समान पद कौन सा होता है और असमान पद कौन सा होता है, तो इसको सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसको ध्यान से देख लें, क्योंकि समान पद अगर असमान पद आप समझ गए तो जोड़ना और घटाना तो ये मान लीजिए कि जैसे अपन 9 + 4 = कर देते हैं 13, तो वही वो आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं, मतलब बड़ा सिंपल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समान पद क्या होते हैं। जैसे मैं आपको कह दूं कि 9x + 3y - 5x, अब इसके साथ आपको क्या जोड़ना है, इसमें आपको जोड़ना है 7x + 3y। अगर आपको पता है कि देखिए इसमें x है और इसमें x है, दोनों पद समान है, घातें दोनों की समान है, तो ये कैसे हैं समान पद, तो ये आपस में जुड़ सकते हैं और घट सकते हैं। इसके साथ y है, इसके साथ y है, y की घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी y की घात 1 है, तो इसलिए ये समान पद है, तो ये भी आपस में जुड़ सकते हैं। तो जब अपन इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16x, ये 3y है, ये 3y है, दोनों को जोड़ेंगे तो 6y हो गया, ठीक है, और ये -5x। अब देखिएगा जो 16x है ये -5x है, 16 में से 5 गया तो कितना बचा 11x + 6y। ये क्या कर दिया हमने
इसको और इसको जोड़ा है, ठीक है। हालांकि आपने घटाने का भी कार्य साथ ही कर दिया है, कुछ नहीं है। अगर पद समान है तो जोड़ना और घटाना सिंपल अचर की तरह चलता है। जैसे 4 - 2 करोगे तो 2 आएगा और 4 + 2 करोगे तो 6 आएगा। सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे चलता है। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये जो पद है ये आपस में समान है और बाई वाले आपस में समान है, ठीक है। तो आपके लिए एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिएगा, क्वेश्चन है कि इसको और इसको आपस में जोड़ना है आपको। तो अगर आपको पता है समान समान पद कौन से हैं, असमान असमान पद कौन से हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। x⁻² है, यहाँ पे x⁻² है, इसका मतलब ये और ये आपस में जुड़ेगा। यहाँ x⁻1 है, यहाँ भी x⁻1 है, इसका मतलब जो भी संक्रिया होगी वो इन दोनों के बीच में होगी, घटाना या जोड़ना। और ये -3 है, इसके साथ भी कुछ नहीं है, इसके साथ भी कुछ नहीं है, तो ये इसमें जुड़ेगा या घटेगा। तो देखिए मैंने जोड़ने के लिए कह रहा हूँ आपसे, ये बीच में जोड़ने का चिन्ह लगा है। तो देखिएगा 3/2 + 5/3 ब्रैकेट लगा दो और ये x² बाहर रख दिया, क्योंकि x² दोनों में कॉमन है, प्लस ये 2x है और ये माइनस का 5x है, ये -3 है, ये +9 है। यानी सबको अपने अपने पास रख दिया, अचर वालों को अपने पास रख दिया, चर वालों को सभी को अपने पास रख दिया, जो जिससे मैच कर रहा है, जिसका जिसके साथ समान पद है। अब आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा। इसका इसमें भाग 3 बार, 3 का इससे गुणा किया तो 9, प्लस 3 का इसमें 2 बार, 2 का इससे गुणा किया तो 10। ये पहले से ही x² है, प्लस देखिए ये माइनस के 5x है और ये प्लस के 2x है। आपको पता है 5 बड़ा है, इसलिए ये माइनस का 3x यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। यहाँ ये माइनस का है, ये प्लस का बड़ा है, तो यहाँ पे देखिएगा 6 हो जाएगा। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 19/6 x² - 3x + 6। तो ये क्या आ गया, ये हमारा जोड़ा आ गया। इन दोनों बीजीय व्यंजकों को जोड़ने पर ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। इसका मतलब इस प्रकार से जोड़ते हैं। अब घटाने की बात रही, तो अब घटाते कैसे हैं मैं आपको ये बताता हूँ। देखिएगा, इसमें आपको क्या करना है, ये जो बीजीय व्यंजक दे रखा है उसमें से इस बीजीय व्यंजक को घटाना है अपन को, ठीक है। इसमें से इसको घटाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपने लिख दिया 4x + 3/2। इसमें से आपको घटाना है इस पूरे को, तो ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि आपको घटाना है। मैं आपको सिंपल विधि बता रहा हूँ, -5x, ठीक है। ये मैंने लिख दिया ये वाला। अब क्या करेंगे, घटाने से पहले इस ब्रैकेट को अपन खोलेंगे। जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो देखिए चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस। देखिए ये माइनस इधर आएगा, क्योंकि यहाँ के इसके आगे प्लस है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 के सामने माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। जब माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5x। अब देख लीजिए आपके पास कौन से पद हैं जो समान है। देखिए ये y² है, ये y², इसका मतलब जो भी संक्रिया होगी वो इसके बीच में होगी। ये x है, ये x है, इसका मतलब दूसरी संक्रिया इन दोनों के बीच में होगी। तो ये 3y² है, ये माइनस के 7y², तो ये बड़ा है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा -4y²। अब ये 4x है, ये 5x है, जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9x। इसका मतलब अपन किस प्रकार से घटा सकते हैं, इस प्रकार से अपन आराम से घटा सकते हैं। जब इसमें से आप इसको घटाएंगे तो अपना निकल के ये वाला आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से घटाते हैं, बड़े ही आसानी से। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि समान व्यंजक के साथ कौन सा समान व्यंजक है। चलते हैं आगे। दूसरा है बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं, ये अच्छा है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से ही आते हैं, तो काफ़ी वैसे इजी है, कोई इतना ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आप जब एक बीजीय व्यंजक से दूसरी बीजीय व्यंजक का गुणा करेंगे, मैं पहले गुणा की बात कर रहा हूँ। अगर गुणा करेंगे तो याद रखिएगा अचर का जो गुणा होता है वो अचर के साथ होता है, ठीक है। और अचर के जो चिन्ह होते हैं उनका आपस में गुणा होता है, और जो चर होते हैं उनका आपस में चरों का गुणा होता है। इस बात को आप याद रखिएगा कि अचर का गुणा अचर से होगा, उनके चिन्हों का गुणा आपस में खुद में होगा। देखिए एग्जाम्पल लेके बताता हूँ इसको। तो मैंने आपको अभी बताया कि चिन्हों का आपस में गुणा करेंगे, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। चिन्हों का आपस में गुणा करेंगे, अचरों का आपस में गुणा करेंगे, जो चर होंगे उनका आपस में गुणा करेंगे। तो देखिएगा
इधर माइनस है, ठीक है, इधर माइनस है और दूसरी तरफ भी माइनस है, ठीक है। उसके बाद अचर है, इधर 9 है और इधर 5 है। उसके बाद ये चर है एक्स बाई स्क्वायर गुणा एक्स बाई जेड। देखो माइनस का अगर माइनस से गुणा करेंगे तो आपको पता है प्लस आता है, तो यहाँ पे आ गया प्लस। 5 का 9 से करेंगे तो यहाँ पे 45 आएगा। अब देखिएगा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आधार समान हो और अगर किसी चीज़ का गुणा किया जाता है तो उसकी जो घातें होती है वो आपस में जुड़ जाती है। तो देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बाई स्क्वायर है, इसकी घात है 2 और यहाँ पे बाई है, उसकी घात कितनी है 1। तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो बाई की घात है 2 यहाँ की, 1 यहाँ की, 3 हो गई। क्योंकि यहाँ पे z है नहीं और यहाँ पे z है तो इसका मतलब ये हो गया कि z की घात यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 ही रहेगी। तो यहाँ पे हो गया z। तो ये अपना आंसर निकल के आ गया कि जब आप बीजीय व्यंजकों का गुणा करेंगे तो इस प्रकार से गुणा किया जाता है। दोबारा से समझा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले चिन्हों का गुणा करेंगे इस प्रकार से, देखिएगा अगर आप इस प्रकार से लिख के करेंगे तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी, इस बात को याद रखें। यहाँ 5 का 9 से करेंगे तो देखिए ये 45 आ गया। यहाँ पे अचर अचर का कर दिया मैंने। उसके बाद इन चरों का आपस में गुणा करेंगे तो ये आंसर अपना निकल के आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा है, देखिए ये वाला क्वेश्चन है कि इसका गुणा इसके साथ करना है। तो वही आपको करना है, सबसे पहले चिन्हों का गुणा करना है। तो आपको पता है दोनों ही तरफ प्लस है, ठीक है, फिर भी आप लिख लीजिए। देखिए प्लस है, प्लस का गुणा आपको प्लस से करना है। मैं आपको इजी तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल। अगर आप ऐसे करना सीख गए तो आपसे गलती नहीं होगी और आप बाद में जल्दी भी कर सकते हैं। 4/3 और ये 9/2, इनका आपस में गुणा कर दिया। उसके बाद है एक्स स्क्वायर बाई, उसका गुणा करना है एक्स बाई जेड है, ठीक है। अब देखिएगा प्लस का प्लस से गुणा करेंगे तो आपके पास प्लस ही आएगा। इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, इस 3 से ये कट जाएगा 3 बार। 2 का 3 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और 1 कितना हो गया 3। तो x की घात यहाँ पे 3 आ गई। यहाँ पे y की घात 1 है, यहाँ पे y की घात 1 है तो यहाँ पे y की घात 2 हो गई। यहाँ पे z है नहीं तो फिर z की z लिख देंगे और यहाँ पे a है तो यहाँ पे भी a लिख देंगे। यानी ये इसका आंसर आ गया। इसका और इसका आपको गुणा करना था उसका। तो इस प्रकार ये गुणा किया जाता है। अब चलते हैं भाग की तरफ। अब आपको क्या करना है, इसमें भाग देना है इसका। इस चीज़ को याद रखिए, आपको इसमें आपको भाग देना है इसका। अब देखिए वही तरीका है, स्टार्टिंग में मैंने जो आपको बताया था कि अचर का अचर में भाग दिया जाता है, ठीक है, और चरों का चरों में भाग दिया जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो देखिएगा इसमें भाग देना है इसका। इसका मतलब ये हो गया कि 9/-15। तो हमने इसका इसमें भाग दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है x³ बाई और नीचे क्या लिखेंगे अपन x बाई स्क्वायर। अब देखिएगा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कोई चीज़ हर में है, जब उसको अंश में ले जाएंगे तो अपन क्या करेंगे, घातों को, जो घातें होती है वो अपना चिन्ह परिवर्तित कर लेती है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर आपको पता है कि नीचे एक x है तो ऊपर इसको काटेंगे तो यहाँ पे x की घात 2 बचेगी, यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 2 है तो यहाँ पे नीचे बचेगी बाई। यानी और इससे इसको काटेंगे तो 3 × 9 3 × 5 15 यानी -3/5 एक्स स्क्वायर बाई। ये अपना आंसर आ चुका है। अगर भाग दे रहे हैं आप तो इस तरीके से भाग दे सकते हैं। सीधी बात है, अचर का इस अचर का इसमें भाग देना है, जब वो कह रहा है कि इसका भाग देना है आपको इसमें, और चरों में चरों का भाग देना है, इन चरों का इसमें भाग देना है। सिंपल तरीका है, उसके नीचे उसको रखना है, किससे क्या कट रहा है, जो बच रहा है वो आपको वहीं के वहीं लिख देना है। सिंपल है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे कि बीजीय व्यंजकों का जब भाग देते हैं तो 2 बीजीय व्यंजकों का आपस में भाग कैसे दिया जाता है। जैसे एक तो बीजीय व्यंजक ये है और दूसरा बीजीय व्यंजक ये है। तो अब इसका इसमें भाग देना है तो वो किस प्रकार से देते हैं, यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले फर्स्ट पद को देखेंगे और उस फर्स्ट पद में इस x का अकेले का भाग देंगे। जैसे यहाँ पे 2x²
उसमें अगर x का भाग दें तो इससे ये कट जाएगा और यहाँ पे आ गया 2x। इसका मतलब है कि ये 2x है वो हमको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब इस 2x का हमको करना है इस पूरे बहुपद से गुणा, तो 2x का जब x से करेंगे तो ये आएगा 2x² और 2x का -7 से करेंगे तो ये आ जाएगा -14x, ठीक है। अब देखिए ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, इसका मतलब हमको इसे काटना है तो क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तित करेंगे, यहाँ पे माइनस ले लेंगे और यहाँ पे माइनस का है सबसे पहले तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, इससे ये आपस में कट गया, ठीक है। ये -11 है और ये +14 है, तो आपको पता है ये ज़्यादा है तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3x और ये 21 यहाँ से बचा। अब आपको नहीं पता कि यहाँ पे क्या लिखना है, तो अब दोबारा से वही काम करेंगे, इस x का इसमें भाग देंगे। देखिए 3x का जब इसमें भाग देंगे तो x से x कट के ये आ जाएगा 3, यानी यहाँ आ गया 3। देखिए ये प्लस का है, अगर ये माइनस का आता तो यहाँ पे -3 आते, तो यहाँ पे लिख देंगे +3। अब इस 3 का इस पूरे से गुणा करेंगे, ये आ गया 3x, इस 3 का इससे किया तो -21, वही चिन्ह चेंज करेंगे दोबारा से, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, शेषफल कितना आ गया 0। तो ये क्या आ गया, ये आ गया अपना भागफल, ठीक है। ये क्या है, ये है भाजक और ये क्या है, ये है भाज्य और ये है अपना शेषफल। तो इस प्रकार से ऐसे भाग दिया जाता है जब एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग दिया जाता है। याद रखिएगा स्टार्टिंग कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया, सबसे पहले इसमें इस x का भाग देते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ क्या लिखना है, फिर उसका पूरे का इसमें गुणा करेंगे, वो जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, फिर उसको घटाएंगे या जोड़ेंगे कुछ भी करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आएगा, सेम वही प्रक्रिया द्वारा से दोहरानी है। तो ये शेषफल आ गया, ये भागफल, ये भाजक और ये भाज्य, ठीक है। अब देखिएगा उत्तर की जांच कैसे करते हैं कि आपने जो भी भाग दिया है वो सही है या गलत है। उस उत्तर की जांच करने का एक फॉर्मूला होता है, जैसे अभी आपने ऊपर क्वेश्चन किया था, उसमें भाज्य क्या था 2x - 11x - 21, भाजक था x - 7 और भागफल क्या था 2x + 3 और शेषफल था 0। तो उत्तर की जांच करने का एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य को जब आप इधर लिख लेंगे तो जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे और उसमें शेषफल जोड़ेंगे तो उसका मान आएगा वो भाज्य के बराबर आएगा। इस प्रकार से आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं कि आपने जो भी दो बीजीय व्यंजकों का भाग दिया है वो सही है या गलत है। अगर सही होगा तो ये बात RHS और LHS बराबर आ जाएंगे, अगर आपने थोड़ी सी भी त्रुटि करी होगी तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपना लास्ट अंतिम तरफ। देखिएगा अब टॉपिक है कि शेषफल प्रमेय। जो शेषफल प्रमेय होती है वो क्या होती है, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब एक बीजीय व्यंजक में दूसरे बीजीय व्यंजक का भाग दिया जाता है तो आपको पता चलता है कि ये भागफल है, ये शेषफल है और ये भाजक है। आपको सब चीज़ के बारे में जानकारी हो जाती है। वही शेषफल में क्या होता है कि जैसे भाग नहीं दिया जाता है शेषफल में क्या किया जाता है कि जो भी भाजक है जिससे आप भाग देना चाह रहे हैं उसको आपको सबसे पहले 0 के बराबर रखना है, और जो भी 0 के बराबर रखने पर x का मान आएगा उसको इस बीजीय व्यंजक में जब आप रख देंगे, अगर इस बीजीय व्यंजक का मान 0 हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इसका मान रखने पर जो भी आपका आएगा, जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, शेषफल होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका भाग देना है इसमें, तो सबसे पहले आप इसको 0 के बराबर करिए, यानी x - 2 बराबर 0। 2 को उधर ले जाएंगे तो ये x बराबर 2 आ गया। अब अगर आप इस x के मान को इसमें रख देंगे तो जो भी मान निकल के आएगा वो शेषफल के रूप में निकल के आएगा। देखिए मैं इस 2 को इसमें रख रहा हूँ, x बराबर 2, 4 पहले से ही है, x बराबर 2 है, 2 का स्क्वायर कर दिया, -5 गुणा 2 + 9। देखिए ये 4 हो गया, 4 का इससे गुणा करेंगे तो ये 16 हो गया, 5 का इससे करेंगे तो 10 हो गया, +9। देखिए 9 और 16 25 हो गए, ठीक है, 9 16 25 हो गए। 25 में से जब आप 10 घटाएंगे तो 15 है। ये 15 है वो क्या है, वो शेषफल है, ठीक है, वो क्या है, शेषफल है। तो सिंपल तरीका ये है कि जो भी बीज व्यंजक है
उसमें जिसका भाग देना है सबसे पहले उसको 0 के बराबर रखना है, और जो भी x का मान आएगा उसको जब आप इस बीजीय व्यंजक में रख देंगे तो जो भी मान निकल के आएगा वही शेषफल होगा, और इसीलिए इसको शेषफल प्रमेय कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अब देखते हैं सर्वसमिका। सर्वसमिकाएं क्या होती हैं, जो आइडेंटिटी जो होती हैं वो क्या होती है। तो आइडेंटिटी जो होती हैं वो ऐसी समिकाएं होती हैं जो सभी मानों के लिए सत्य होती हैं। जैसे मैंने लिखा x - 2 x - 1, तो ये हमेशा बराबर होगी, वो होगी x² - 3x + 2। x का मान आप इधर रख दो चाहे इधर रख दो, वैल्यू हमेशा समान आएगी। यानी जो x का मान होगा वो सभी मानों के लिए दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर होगा, वही सर्वसमिकाएं होती हैं। अब आप कहोगे समीकरण भी तो ऐसे ही होते हैं, नहीं। समीकरण में और सर्वसमिका में अंतर होता है। समीकरण होता है उसमें x का कोई विशेष मान होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं x - 2 और x - 1 बराबर 0 रख दूं, तो यहाँ से जो x के मान निकल के आएंगे वो आएंगे 1 और 2। इसका मतलब है ये सिर्फ इन दो मानों पर ही इसका मान 0 होगा। लेकिन सर्वसमिका ये है, इस सर्वसमिका में आप इधर रख दो इन मानों को या इधर रख दो, कोई भी मान रख दो, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। लेकिन समीकरण में सिर्फ यही है कि ये सिर्फ दो वैल्यूओं के बराबर ही होगा, तभी इसका मान 0 हो पाएगा। सीधी बात है, समीकरण होता है वो एक निश्चित मान के लिए हुई होता है, लेकिन सर्वसमिकाएं होती हैं वे सभी मानों के लिए हमेशा सत्य होती हैं, चाहे उनका दायां पक्ष और बायां पक्ष कैसा भी हो, वो आपस में हमेशा बराबर रहता है। मैं आपको कुछ सर्वसमिकाएं लिख देता हूं जो कि आइडेंटिटी हैं, जो मानक हैं, मानी जाती हैं। उन सर्वसमिकाओं को आपको याद कर लेना है, उसके अलावा कोई भी सर्वसमिकाएं ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं। देखिएगा ये सर्वसमिका हैं, 5 सर्वसमिका जिसको आपको याद ही करना है। a + b का होल स्क्वायर है वो है a² + 2ab + b²। a - b का होल स्क्वायर होता है वो होता है a² - 2ab + b²। a + b और a - b को जब आपस में गुणा करेंगे तो वो होगा a² - b²। और x + a और x + b का जब आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x²। फिर a + b को जोड़ देंगे, गुणा x + ab। और पांचवा है a + b + c का जब आप होल स्क्वायर करेंगे तीनों का, तो आपके पास आएगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये पांचों सर्वसमिका हैं जो आपको याद करनी है। इनमें कोई चेंजमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, याद रखना। इन सर्वसमिकाओं को याद करने पर आपको कुछ क्वेश्चनों को करने में सहूलियत मिलेगी और कुछ क्वेश्चनों को आप जल्दी ही कर सकते हैं। सिर्फ सर्वसमिकाओं का यही मानक होता है कि इनसे आप किसी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनकी नहीं रहती है। तो अभी हमने बीजीय व्यंजक और जो सर्वसमिका था टॉपिक, उसका जो भी थ्योरी पार्ट था वो कर लिया है। अब यहाँ से आगे हम एग्जाम्पल्स करेंगे, तो एग्जाम्पल्स देखेंगे आप दूसरे वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।